कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मेरे ख्याल से इस संविधान का ये चौथा वीडियो होगा, तो आज संविधान पर ही बात करेंगे और अब रेगुलर संविधान पर बात करेंगे मैथ के साथ साथ। क्या है कि एक दिन में बड़ा वीडियो बनाना मुश्किल होता है ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं बेटा जो आपसे मैं आज करना चाहूँगा, जो समस्याएं मुझे फेस करनी पड़ रही हैं कि हो क्या गया है बच्चों को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बड़ा अजीब प्रश्न है कि सर कैसी बातें कर रहे हो। प्रश्न ये है कि वैकेंसीज हैं, बच्चा पढ़ना क्यों नहीं चाहता। क्या सपने छोटे पड़ गए हैं आप लोगों के, या डर खत्म हो गया है। आप याद कीजिए कि अच्छा 7, 8, 9 या 10 में हमें डर होता था कि हम फेल ना हो जाएं। आज बच्चा इतना बेशर्म हो गया है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता फेल हो जाएंगे तो क्या। अरे ठीक है, आपको कुछ और दिमाग में लगा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा पढ़ने के लिए बना है। आप जो काम करना चाहते हो, चाय बेचना चाहते हो, पकौड़े बेचना चाहते हो, जो करना चाहते हो अभी स्टार्ट कर लो। 20, 21, 22 साल पे वो कब करोगे, 35 साल के हो जाओगे तब। तो बेटा अगर कोई बिजनेस करना है तो उसको अभी स्टार्ट कर लो, और अगर पढ़ाई करनी है तो अभी स्टार्ट कर लो। वो भी जो काम करना है कर लो, बनने के दिन यही है। तो बेटा या तो पढ़ो या फिर मत पढ़ो, अधूरे में मत रखो। घर वालों को झूठे सपने मत दिखाओ बेटा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं आज वर्तमान समय में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ पढ़ाई का दिखावा कर रहा है, घर वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो बेटा बेवकूफ़ मत बनाओ, माँ बाप के बहुत सपने हैं आपसे, ठीक है बेटा। तो संविधान का वीडियो हम वापस बना रहे हैं, और इसके बाद में आपको और भी बोला है मैंने, जैसा कि हो सकता है कि अपने पास गेस्ट फैकल्टी है इंग्लिश की, तो मैं आपको इंग्लिश की वीडियो भी देने लगूंगा, और साइंस की फैकल्टी है हमारे पास फैकल्टी सारी हैं, तो धीरे धीरे मैं करके इस पर सारे वीडियो आपको देने लगूंगा, ठीक है। लेकिन संविधान में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि संविधान कहीं ना कहीं मेरा मूल विषय है। मैथ तो मैं पढ़ाता ही हूँ, संविधान मेरा मूल विषय क्यों है। LLB किया था, लॉ ग्रेजुएट हूँ, उसके अलावा UPSC में मेरा मेंस में हिस्ट्री रहा था। 2010 और 11 की बात कर रहे हैं, इस वजह से तो मैं ये सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सर 1793 का एक्ट, बिल्कुल पढ़ लिया। उससे पहले क्या पढ़ा था, 1773 भी पढ़ा था, उससे पहले 1784 भी पढ़ा था, हमने 1813 पढ़ लिया है। तो मेरे ख्याल से हमने इतने पढ़ लिए हैं, हाँ या नहीं, ये पढ़ लिए ना आपने। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो एक बार पीछे चले जाना और उसको पढ़ लेना। तो मैंने आपको बताया था कि जो सारी की सारी ये एक्ट के माध्यम से रूपरेखाएं रची जा रही हैं, तो ये इसका मूल कारण एक ही है कि ब्रिटेन की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में आकर व्यापार चालू किया था, और व्यापार के बहाने धीरे धीरे राजाओं के साथ युद्ध लड़ना चालू किया, और उन युद्धों के माध्यम से वो व्यापारिक कंपनी ना होकर एक राजनीतिक कंपनी बन गई, और उसने प्रशासन के रूप में भारत के बहुत सारे राज्यों पर भी कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक सत्ता को हथियाने के जो काम करने थे वो तो किए ही किए, कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद में भी हस्तक्षेप चालू कर दिया। अब इस ब्रिटेन की संसद में हस्तक्षेप चालू किया तो ब्रिटेन की संसद के दिमाग में आया क्यों ना इस कंपनी पर ही अधिकार कर लिया जाए। तो उसने अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग नियमों से, अलग अलग कानूनों से समय समय पर एक्ट बनाए, जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ रेगुलेटिंग के नाम से थे, कुछ पिट्स इंडिया एक्ट थे से, और 1793 के बाद 1853 तक जितने भी एक्ट बने वे सब चार्टर एक्ट कहलाए। चार्टर क्या होता है, चार्टर होता है राज्य आज्ञा या राज्य पत्र, यानी कि महारानी जो ब्रिटेन की थी वो एक आज्ञा पत्र देती थी हर 20 साल बाद, और वो कहलाता था चार्टर एक्ट। वैसे तो ये 1600 में ही दे दिया गया था, सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो यही बात समझने की है, ठीक है बेटा। तो हमने 4 पढ़ लिए थे, आज हम बात करेंगे 1833 की और 1853 की। सबसे पहले ये समझिए कि 1833 तक क्या हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूं। 1833 से क्या होगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि पर। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, जो लोग नए हैं उनसे बात कर रहा हूं। पृष्ठभूमि का मतलब है बैकग्राउंड, कि ये एक्ट बन क्यों रहा है। आपको पता होगा हर 20 साल बाद कंपनी के कार्यों की समीक्षा की जानी है। हर 20 साल बाद कंपनी के कार्यों की समीक्षा की जानी है कि एक बार में अधिकार नहीं दिया गया। जैसे आपको अगर जमीन का पट्टा भी दिया जाता है तो लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जाता, एक निश्चित टाइम के लिए, 20 साल, 30 साल, 40 साल जो भी दिया जाए।
तो पट्टा जो होता है वो एक तरह का लाइसेंस होता है, इतने साल के लिए दिया गया। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उस पर भी पीछे खोलकर देखना, पीछे की साइड, तो उस पर एक डेट डली होगी जब वो एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। आपका गन लाइसेंस अगर होगा तो उस पर भी डेट डली होगी। आपका जो गाड़ी का बीमा होता है उस पर भी 1 साल की लिमिट होती है। तो बेटा ये लिमिट होती है, यही है एक तरह से चार्टर एक्ट, जो 20 साल के लिए दिया जाता था। एक राज्य आज्ञा के तहत एक लाइसेंस मिल जाता था कि 20 साल तक आप व्यापार कर लो। ठीक, तो ये 20-20 साल चल रहा था। तो आगे क्या होता है उसको देखते हैं एक बार जरा। पृष्ठभूमि पर नजर मारते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है इसकी। ठीक है बेटा, तो जरा पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट हमारे पास पृष्ठभूमि है। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करनी थी। बनाए क्यों रहे हैं, इस एक्ट को बनाया क्यों जा रहा है। कंपनी के 20 साल 1813 के बाद 1833 तक 20 साल क्या कंपनी ने किया, क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के जीवन पर, वहाँ के शासन व्यवस्था पर, वहाँ के प्रशासन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसलिए उसकी समीक्षा करनी थी, तो इसलिए बनाया जाएगा। दूसरा, ब्रिटेन में मानवाधिकार संगठन, यहाँ पर एक नई बात लागू होती है। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे मानवाधिकार संगठन लागू हो गए थे, वो बन गए थे, और उनका एक ही बात थी कि अब आप जो मानव है, मानवोचित जीवन के लिए कार्य कीजिए। आप ऐसे काम ना करें जो मानव के लिए उपयोगी ना हो। उपयोगी मतलब आप उनको परेशान कर रहे हो, मारा पीटी कर रहे हो, दास प्रथा है भारत में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप केवल ब्रिटेन में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे कानून बनाए जाएंगे अब। कि देखो, ब्रिटेन का शासन केवल भारत पर नहीं था, आप यकीन मानिए ब्रिटेन का शासन चीन पे भी था, ब्रिटेन का शासन आपके अमेरिका पे भी था, आपके ब्रिटेन का शासन अफ्रीका तक था। जब आप गांधी जी को पढ़ोगे तो पता चलेगा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। तो बेटा बात समझो, ब्रिटेन का शासन पूरी दुनिया में फैला हुआ था। कहा यह जाता था कि ब्रिटेन के शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कभी भी सूर्य नहीं डूबता था, यानी कि एक जगह पर सूर्य डूब गया तो दूसरे देश में उग गया, और वहां पर भी ब्रिटेन का शासन है। तो एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो लेकिन जो कंपनी ने कब्जा तो कर रखा था, लेकिन वहाँ के जो लोगों थे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। जैसे हमने फिल्मों में देखा है, एक फिल्म देखी थी हमने, भगत सिंह फिल्म थी हमारे यहाँ पे, जिसमें अजय देवगन ने रोल किया था। उसमें वो एक आदमी था, वो कुत्ता लेके वो एक उसमें घुस जाता है अंग्रेजी फिल्म में, थिएटर में, तो वहाँ पर उसको मारते हैं। तो बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था हमारे साथ अंग्रेजों के द्वारा। तो अब कहा गया कि नहीं साहब, दास नहीं रखे जाएंगे, दास नहीं रखे जाएंगे। इस तरह की बातें चालू हुई तो साहब मानवाधिकार संगठन तैयार हो गए, जिन्होंने दास प्रथा उन्मूलन, अभी मैंने बताया आपको, जिन्होंने दास प्रथा उन्मूलन, मुक्त व्यापार, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे सुधारों की मांग की। कहा कि साहब प्रेस जो होती है, जो मीडिया है, उसको स्वतंत्रता दी जाए, वो लिखना चाहे, पढ़ना चाहे तो उस पर भी बात की जाए। इसके अलावा क्या हुआ, सुधारवादी नेताओं को प्रवृत्त, इस टाइम मैकाले जैसे सुधारवादी नेता, भारत में अगर बात करते हो राजा राम मोहन राय ले लो आप, भारत में राजा राम मोहन राय उस टाइम बहुत प्रभुत्व में थे, और सबसे पहले भारत में उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया कि भाई दास होने नहीं चाहिए। दास मतलब जानते हो ना, गुलाम, ये होने नहीं चाहिए। राजा राम मोहन जैसे लोग थे। तो इसके अलावा वहां पर एक कानून बना 1832 में। 1832 में एक कानून बनता है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, कि दास प्रथा नहीं होगी। 1832 में ब्रिटेन में बनता है और 1833 में उसको भारत में लागू किया जाता है। तो वो भी करना था, कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करना था। सीधी बात है, सारा कुछ हो ही रहा है कंपनी के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। अब ये सारे प्रभावों के पृष्ठभूमि के परिणाम स्वरूप एक नया एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या किया गया, ये तो कारण थे कि ये करना क्यों पड़ा। अब मैं वो बताता हूं आपको क्या क्या किया गया, उस पर जरा बात कर लेते हैं एक बार। जैसे प्रावधान क्या किया गया, तो पहला प्रावधान किया गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। व्यापार है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक कम से कम, देखो बहुत सारे व्यापार अधिकार तो छीन ही लिए गए थे, जैसा मैंने पिछले एक्टों में आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक अकेली व्यापार करेगी, ये अधिकार छीन लिया गया। अब इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत में आ सकते थे और वे व्यापार कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दे दिया गया था कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार आपके अलावा कोई नहीं करेगा। लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से यह भी अधिकार छीन लिया जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं है, अब क्या होगी, अब वो केवल एक प्रशासनिक कंपनी बनकर रह जाएगी।
प्रशासनिक मतलब कि जो राज्य आपने जीत लिए हैं उन पर आप केवल राज्य कीजिए, उनकी शासन व्यवस्था को संभालिए। अब आप व्यापार नहीं करोगे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, केवल प्रशासन संभालेगी और राजनीतिक संस्था के रूप में काम करेगी। अभी मैंने बताया आपको कि केवल जो राज्य आपने जीत लिए हैं, जिन राजाओं पर आपने कब्जा कर लिया है, उन राज्यों के शासन व्यवस्था को संभालिए, व्यापार का काम अब आपका नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, कंपनी का नाम बदल दिया गया। कंपनी जहां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी, क्या कहलाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि व्यापारिक कंपनी बन गई और कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में, हो गया। एक नई बात, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये बात। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। याद होगा, पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब वो गवर्नर पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबके ऊपर शासन करेगा और एक नया पद अस्तित्व में आता है, वो कहलाया गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि भारत के सबसे पहले गवर्नर कौन थे? भारत के सबसे पहले, तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर थे। आपको याद होगा, पहला गवर्नर में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब पूछा गया है भारत के गवर्नर, बंगाल के नहीं, भारत के। ठीक है, भारत के पहले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के पहले गवर्नर जनरल गए। बंबई और मद्रास की परिषदों को कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया था, पहले आपको याद होगा कि पहले जो था बंगाल के अधीन 2 राज्य थे, मद्रास और बंबई, इनको अधिकार था कि ये अपना कानून खुद बना सकते थे। ठीक, लेकिन अब इस अधिकार को छीन लिया गया। इसमें कहा गया, देखो फिर से सुनो बेटा, बंबई और मद्रास की परिषदों को कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। बेटा वो छीन लिख गया, गलती से छीन लिया गया। क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। अब जो कानून बनेगा वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनेगा और उस कानून को इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? भारत का गवर्नर जनरल इंप्लीमेंट करवाएगा। कानून अब ब्रिटेन ही बनाएगा। तो बंगाल, मद्रास और बंबई की परिषदों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। गवर्नर की कार्य परिषद विधि में विधि सदस्य के रूप में चौथा व्यक्ति, एक चौथा व्यक्ति। और अभी तक मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर होता था वो गवर्नर के अलावा 3 सदस्य होते थे। पहले 4 थे, फिर वो 3 कर दिए गए, 4 थे, 3 को कर दिए गए क्योंकि विवाद होता था, फिर वो 3 कर दिए गए, वीटो पावर मिल गया। लेकिन अब क्या कर दिया गया? एक व्यक्ति, एक चौथा व्यक्ति विधि सदस्य के रूप में। तो ये विधि सदस्य आपका आधार बनेगा। भारत के संविधान में आर्टिकल 76 है, भारत के संविधान में आर्टिकल 76 है, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है। जैसे महान्यायवादी एक काम करता है, वैसे ही यहाँ पे विधि सदस्य के रूप में चौथा व्यक्ति था, एक लॉर्ड मैकाले। तो गवर्नर की कार्यकारिणी होती थी, उसमें पहले 3 सदस्य होते थे, उसके बाद अब एक चौथा और जो कानूनी सलाह देगा, पूरी की पूरी विधि संबंधी सारी सलाह देगा, वो कौन होगा बेटा? जो इस टाइम किया गया वो लॉर्ड मैकाले को शामिल कर दिया गया। कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग का गठन हुआ। देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है बेटा आपके सामने। क्या इंपॉर्टेंट निकल के आती है बेटा? कि जैसे बात करें हम वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय की, तो भारत में जो व्यवस्था है वो किस तरह से है? भारत में व्यवस्था चलती है 3 तरह से। एक क्या होती है, मैंने आपको बताया विधायी, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, और एक क्या होती है? न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका। तो बेटा बात को समझना, जो विधायिका होती है उसका काम क्या होता है? कानून बनाना। और विधायिका क्या है? अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानमंडल, और केंद्र में बात करें तो संसद। संसद के 2 भाग हैं। तो बेटा भारत में जो कानून बनना है वो पूरा किसके माध्यम से बनना है? विधायिका के माध्यम से बनना है। तो कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। किसका? कानून बनाने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया कि अब कानून ऐसे कोई नहीं बनाएगा, एक पूरा का पूरा आयोग होगा, वही कानूनों का निर्माण करेगा। और सबसे बड़ा फैक्ट है कि भारत में से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह भी मैंने आपको बताया था कि राजभवन राज्य सुधारवादी है। इसके अलावा इंग्लैंड में एक कानून बन चुका है 1832 में कि दास प्रथा का खत्म किया जाएगा, उन्मूलन किया जाएगा। उसी कानून को भारत में लागू किया गया और उसका परिणाम ये होता है कि भारत में दास प्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कि इतनी बात बेटा समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इस कानून के प्रभाव बहुत बड़े भारत में, कहीं ना कहीं भारत सुधारवादी की ओर जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा सुनने में लगे कि अंग्रेज तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अंग्रेज तो अच्छे थे, ऐसा नहीं है।
वे जो भी काम कर रहे हैं वो भारत के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि दबाव है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चिंगारी जो 1857 में फैली है उसकी उसको देख चुके थे कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए सुधार कर रहे हैं, पर वो फिर भी बचा नहीं पाए बेटा। 1857 में फिर भी एक चिंगारी फूटी और एक बहुत बड़ा भीषण संग्राम हमें देखने को मिला, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो उसको बचाने के लिए काम किया। हम दास नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, बात में और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, बात को समझो। अब इसके प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव क्या हुआ वो जरा देख लो। पहली बात तो ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में काम करने लगी। ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी जैसे हम बात करते हैं मंदिरों की, कोई संस्था है, ट्रस्टी होती है कि ट्रस्टी का काम केवल हिसाब किताब करना होता है, वो और कुछ नहीं कर सकता। ट्रस्टी का काम होता है केवल हिसाब किताब करना, कितना पैसा आया, कहाँ रखना है, कितना आया, कैसे लिखा, कहाँ खर्च हुआ, वो केवल हिसाब किताब करती है और कुछ नहीं करती। तो यही ट्रस्टी का काम कर रही थी। अब ब्रिटेन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक ट्रस्टी के रूप में बन के रह गई, उसका और कोई काम बचा ही नहीं था। ठीक है बेटा। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए। जितने भी व्यापारिक अधिकार थे, कम से कम पहले चीन के और चाय के साथ तो अधिकार था उसके पास कि भाई चीन के साथ और चाय का व्यापार आप पूरी दुनिया के साथ कर सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि भाई ना तो तुम चीन के साथ व्यापार कर पाओगे, एक अधिकार समाप्त, अकेले आप व्यापार नहीं करोगे, और भी कंपनियां आएंगी वो भी व्यापार करेंगी। इवन द इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है, धनिक वर्ग, वो भी आके भारत से सामान खरीद के और किसी भी देश का व्यापार कर सकता था। ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, प्रशासन मजबूत हो गया। सीधी बात है, जब कंपनी के अधिकार समाप्त हो जाएंगे तो प्रशासन तो मजबूत हो ही जाएगा। प्रशासन मजबूत क्यों हो गया? कानून बनाने का नियम आ गया भारत में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कानून नहीं बनाएगी, अब विधायिका कानून बनाएगी। ठीक है। भारतीय विधानमंडल की नींव पड़ी। अभी आप विधानसभा देखते हो, विधानसभा या संसद आप देखते हो, तो इसकी नींव कब पड़ी थी? इसी 1833 के एक्ट के द्वारा पड़ी थी। और हाँ, आप जो आज देख रहे हो आईपीसी, दो चीजें होती हैं। जैसे पुलिस आपको जब गिरफ्तार करती है तो आप पर जो धाराएं लगाती है वो आईपीसी के तहत लगाती है। किसके तहत लगाती है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। अब ये चीज मैं आपको बेहतर बता सकता हूं क्योंकि एडवोकेट हूं। ठीक है। तो बात समझना, आईपीसी जब पुलिस आपको पकड़ लेगी तो भूल आपके ऊपर लगाएगी, लेकिन जब वो आपको गिरफ्तार कर लेगी तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपको कोर्ट में ले जाया जाएगा। लेकिन फिर वहां पर आईपीसी काम नहीं करती, वहां पर काम करती है सीआरपीसी। क्या काम करती है? सीआरपीसी। तो एक बात बताता हूं आपको अच्छी सी, सुनना मेरी बात को। अगर कभी किसी समस्या में फंस जाओ, सुनना, झूठी समस्या है, मान लीजिए हो ही जाता है कई बार, झूठी समस्या है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस आपसे कह रही है कि अपना जुर्म स्वीकार करो, अपना जुर्म स्वीकार करो। तो एक काम करना, पुलिस से कहना मारो मत, आप जो कह रहे हो मैं सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूं। कैमरे के सामने, कैमरा कहने से पुलिस वाले चालू कर ले, कैमरे के सामने सारा जुर्म स्वीकार करने को तैयार हूं। सब कुछ कह देना, हाँ भैया किया, मार मत, जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं, सब कह दो। हाँ मैंने चोरी करी, हाँ मैंने मारा, हाँ मैंने पीटा, सब कुछ कह दो। बरामदगी मत करवाना, पता पड़े कि आप झूठे चक्कू पेश कर दो सबूत के तौर पर, या और कुछ पेश कर दो, पेश नहीं करवाना, आप स्वीकार कर लेना। और जैसे ही आप कोर्ट में जाओ, एक वकील होने के नाते बता रहा हूं, जैसे ही आप कोर्ट में जाओ, जैसे ही जज के सामने खड़े हो, वहां पे चिल्ला चिल्ला के कहना कि सब कुछ झूठ है, कि तुमने कहा था, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड है कि साहब मार रही थी मेरे को, मार मार के कहलवाया, पीट पीट के कहलवाया, धमकी दी थी जान से मारने की कि तुम्हें रेल के नीचे डाल देंगे, ऐसी बातें कर देना जज के सामने, मुकर जाना। पुलिस के सामने दी गई किसी भी प्रकार की गवाही मान्य नहीं होती है बेटा, मेरी बात को सुनना। पुलिस अभिरक्षा में दी गई किसी भी प्रकार की गवाही मान्य नहीं होती है। जो आप जज के सामने बयान दोगे वही बयान मायने रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? टेंशन मत लिया करो। और बता दूं, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई तो आप पुलिस की भर्ती नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है तो आप हम भर्ती देख सकते हैं, हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हो। जब तक वो जुर्म साबित नहीं होगा आप भर्ती देख सकते हो। अगर आप जेल के अंदर हो तो आप पेपर देने के अधिकारी हो, पुलिस आपको पेपर दिलवाने के लिए लेके आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? आप पेपर तक देने के अधिकारी हो अगर वो जुर्म साबित नहीं हुआ है तो। अगर साबित हो गया तो आप अपराधी हो। फिर जब तक किसी व्यक्ति पर अपराध साबित ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है।
इस बात को बेटा समझ लेना, तो फॉर्म वगैरह भर सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस एक्ट के द्वारा सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारत में एक आईपीसी लागू होना चालू हुई, आईपीसी बनना चालू हुई 1833 में, और वो जब इम्प्लीमेंट होती है, जब वो बन के पूर्ण रूप से तैयार होती है, वो 1860 में तैयार होती है। तो जो आप आईपीसी आज पढ़ रहे हो, मैकाले के द्वारा बनाई गई, मैकाले शिक्षा नीति के तहत बनाई गई, इस टाइम मैकाले थे, तो जो बन के तैयार हुई वो 1860 में तैयार हुई, और तब से आज तक वैसी की वैसी चल रही है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून हैं। तो आप जो आज आईपीसी देखते हो, जिसमें आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, आईपीसी की धारा इसके तहत, आईपीसी धारा इसके तहत, वो सब इसी टाइम पे बनाई गई 1833 के एक्ट के द्वारा। बात समझ में आई? 1837 में बनना चालू हुई और 1860 में बन के लागू हुई, ठीक है बेटा। तो इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये सेंट हेलेना क्या है? ये सेंट हेलेना क्या है? सेंट हेलेना एक द्वीप है। कहाँ है? अफ्रीका के पश्चिमी भाग में छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है। कंपनी ने क्या है कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, पूरी दुनिया पर, और पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, तो इस सेंट हेलेना द्वीप पर भी कब्जा था। तो यहां पर एक कानून बनाया गया, और कानून के तहत जो इंप्लीमेंट, ये शब्द दिख रहे हैं, तो कहा गया इसमें कि जो कानून सेंट हेलेना पर अप्लाई हो रहा है, वो कानून पूरी दुनिया पर अप्लाई होगा। यानी कि ब्रिटेन ने एक कानून बना दिया, सेंट हेलेना पे अप्लाई किया द्वीप पर, और कह दिया कि ये अगर यहाँ पर अप्लाई होगा तो जहाँ जहाँ तक कंपनी का शासन है, जिस जिस देश में, दुनिया के जिस जिस भाग में कंपनी का शासन है, उन सब जगहों पर ये सेंट हेलेना कानून, जो पूरा का पूरा एक्ट बन के तैयार हुआ है, ये अप्लाई होगा। बात समझ में आई बेटा? तो कई बार पूछा जाता है सेंट हेलेना कानून किसको कहा जाएगा, तो आप कहोगे 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखते हो कि आपको एक और नया कानून देखने को मिलता है, 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आखिरी चार्टर एक्ट है। क्या है बेटा? ये आखिरी चार्टर एक्ट है, आखिरी चार्टर एक्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद आप देखोगे 1857 में क्रांति, और 1857 की क्रांति का परिणाम क्या होता है कि भारत में ब्रिटेन की जड़ें पूरी तरह से हिल गई। पटक पटक के मारा भारतीयों ने। अब वो दिखाने के लिए तो कुछ भी कह दिया गया, ये हो गया और वो हो गया, कहने वाली बातें हैं। अंग्रेजों को ये लगा कि भारत से बस शासन जाने ही वाला है। इतनी बुरी स्थितियां हो गई थी। तो इसके बाद जितने भी एक्ट बनाए गए, 1858 के ले लीजिए, उसके बाद जितने भी एक्ट बनेंगे, वे सब के सब भारत शासन अधिनियम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? भारत शासन अधिनियम। चार्टर एक्ट कोई नहीं बनेगा इसके बाद। तो ये आखिरी चार्टर एक्ट है बेटा आपका, आखिरी चार्टर एक्ट। अब ये क्यों बन रहा है वही पढ़ लेते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, ये क्यों बन रहा है? तो सबसे पहला प्रभाव, पृष्ठभूमि है इसकी, बंगाल, बंबई और मद्रास के निवासियों ने भारत प्रशासन में परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र भेजे। जो बंगाल थी, बंगाल, बंबई और मद्रास, इन तीनों में जो प्रशासन चल रहा था, तो वहाँ के जो पैसे वाले लोग ले लो या वहाँ के लोग ले लो जो नेतृत्व करते थे, उन्होंने ब्रिटेन को पत्र भेजे। किस बात को? कि हमारे यहाँ पर जो शासन है वो ठीक नहीं है, आप इस शासन को बदलिए। अब वो शासन बहुत तरह से हो सकता था। देखो बात को समझिए, ब्रिटेन के अधीन पूरा भारत नहीं था। जब आप पढ़ते हैं भारत के कानून, जब आप संसद को पढ़ते हैं, संसद से पहले संविधान को पढ़ते हैं, तो कहा जाता है 562 देशी रियासतें थी। कितनी? 562। देशी रियासत का मतलब क्या था? देशी रियासत का मतलब था वे राज्य जहां पर ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन के यानी गवर्नर के बीच में और जनता के बीच में एक राजा होता था। यानी कि राजा अब भी वहां थे, ब्रिटेन ने उस पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन राजा जवाबदेह था किसके प्रति? गवर्नर के प्रति। मतलब जनता और गवर्नर सीधे नहीं मिलते थे, बीच में एक राजा था, राजा के थ्रू मिलते थे। लगान फिल्म देखी थी? लगान में राजा जी के पास जाते हैं जैसे वो, तो ऐसे ही राजा हुआ करते थे। तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो प्रशासन है वो ठीक नहीं है, और इस बात को लेकर ब्रिटेन में पत्र भेजे गए, तो उसलिए इसको बनाया गया। दूसरा क्या था? प्रेसिडेंसियों की सरकारों की ओर से संसद में भारतीय प्रशासन में परिवर्तन की मांग की। जो प्रेसिडेंसियां थी, जैसे आप मध्य प्रदेश में ले लो, तो इसमें भी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो ये प्रेसिडेंसियां जो हैं, इन्होंने भी संसद में मांग उठा दी कि भैया हमारे यहाँ भी शासन बदलना है आपको। तीसरा है, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सिविल सेवा में शामिल होने होती हुई, माफी चाहूंगा, भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सिविल सेवा में शामिल होने हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की मांग। क्या होता था कि भारतीयों के साथ एक चीज बहुत अच्छी है, टैलेंटेड बहुत होती है।
देख ही रहे हो, पूरी दुनिया में आप जितने सीईओ उठाते हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो किसी भी कंपनी के सीईओ उठा लीजिए आप, उनमें ज़्यादातर भारतीय मिलेंगे। पूरी दुनिया में कनाडा चले जाइए, सबसे ज़्यादा भारतीय मिल जाएंगे, दुबई चले जाइए, सबसे ज़्यादा भारतीय मिल जाएंगे। अच्छा, केवल श्रमिक वर्ग नहीं, ऊंचे ऊंचे पदों पर मिल जाएंगे आपको। तो भारतीयों में टैलेंट बहुत है। तो क्या हुआ, जब भारतीय जब पढ़ने लगे तो वो ब्रिटेन से पढ़ के आ गए। अब ब्रिटेन से पढ़ के आए तो उन्होंने डिमांड करी कि भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हमें भी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटेन का संसद है, ब्रिटेन का शासन है, उसमें भी तो हमें भी नौकरी मिले। तो क्या होता था कि पहले जो होते थे, जो अधिकारी होते थे, वो केवल अंग्रेज होते थे। पहले अधिकारी केवल अंग्रेज होते थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन जब भारतीयों ने पढ़ाई करी, ब्रिटेन से पढ़ के आए, तो उन्होंने कहा कि केवल यही क्यों, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, तो हमें भी भारत में जो अधिकारी हैं उनमें नौकरी दी जाए अधिकारी की पोस्ट पर, क्योंकि हम भी एग्जाम देंगे। तो इन्होंने भी प्रतियोगिता की मांग की। इन्होंने कहा एक काम करो, कंपटीशन करवा लो, जैसे आज कंपटीशन होता है, कंपटीशन करवा लो, जिसमें दम होगी नौकरी ले लेगा, सीधी बात। तो इन्होंने मांग करी तो वो भी दिक्कत थी। और व्यापारी और ईसाई मिशनरी थे। ईसाई, देखो भारत में ईसाइयों को आने का परमिशन तो बहुत पहले मिल चुकी है, लेकिन जब ये भारत में आए तो इन्होंने कहा हमें प्रचार भी करना है, उसके लिए सुविधाएं भी चाहिए। अब जब सुविधाएं चाहिए, प्रचार करना है, तो यहाँ पे रहना भी है, तो हमें ज़मीन खरीदने का अधिकार दो, हमें बातें करने का अधिकार दो, हमें स्कूल खोलने का अधिकार दो। तो इनका भी बहुत दबाव था। उसके अलावा ब्रिटेन की जो कंपनी और जो लोग थे, उन्होंने मुक्त व्यापार की मांग करी कि हमें भी व्यापार करना है। तो मुक्त व्यापार की मांग हुई, इसलिए भी इस एक्ट को लाना पड़ा। तो बहुत सारी बातें हैं, व्यापारियों ने कह दिया कि हमें भी व्यापार करना है। तो ये सारे कारणों से एक नया एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट। एक नया एक्ट कौन सा आता है? 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में क्या होता है जरा समझिए। इसके प्रभाव, पृष्ठभूमि तो मैंने बता दी आपको, प्रभाव क्या है, प्रावधान क्या है इसमें। प्रशासन व विधि को अलग अलग करके 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई। आप आज जो विधान परिषदें देख रहे हो, जो विधानमंडल आप देख रहे हो, उसके जो आधारभूत बुनियाद है वो यहीं से पड़ी है। सबसे पहले प्रशासन व विधि, देखो आप जैसे पढ़ते हो आज के टाइम पे, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका। कार्यपालिका कौन है? जो कानून को इंप्लीमेंट करवाए, लागू करवाए। जैसे आपकी पुलिस है, वो कार्यपालिका का भाग है। क्या पुलिस है? वो न्यायपालिका का भाग नहीं है। पुलिस का काम न्याय दिलवाना, पुलिस न्याय नहीं देती, पुलिस तो केवल पकड़ती है आपको, न्याय देता न्यायपालिका, जज देता है। ठीक, क्या पुलिस कानून बनाती है? नहीं, पुलिस कानून बनाती भी नहीं है, वो मारा पीटी कर ले वो अलग बात है। पुलिस कानून बनाती है, कानून बनाती है संसद। तो संसद का काम है कानून बनाना और उसको इंप्लीमेंट करवाना पुलिस का काम है। तो संसद है आपकी विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, और पुलिस है आपकी कार्यपालिका, जिसका काम है कानून को इंप्लीमेंट करवाना। कलेक्टर कार्यपालिका का भाग है, न्यायपालिका का भाग तब होता है जब वो न्याय कर रहा हो। तहसीलदार न्यायपालिका का नहीं, वो कार्यपालिका का भाग है। आपके जितने भी सरकारी विभाग है वो कार्यपालिका का भाग है। बात समझ रहे हो मेरी बेटा? सरकारी हॉस्पिटल कार्यपालिका का भाग है। तो ऐसे समझिए कि कानून बनाना काम है संसद का, विधायिका का, और इंप्लीमेंट करवाना है कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका और विधायिका दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ऐसे समझो कि अगर राजा से कंप्लेंट राजा की करोगे तो काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। राजा से राजा की कंप्लेंट करोगे वो खुद को सजा देगा नहीं, सीधी बात है। तो ऐसा कोई व्यक्ति तो हो जो राजा को भी सजा दे सके। तो एक नया कानून बनाएगा, कानून अलग व्यक्ति बनाएंगे और उसको लागू अलग करवाएंगे। अगर इन्होंने कुछ किया तो दूसरों पे केस तो कम से कम कर सकते हो। तो किसी की एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। तो पहले ऐसा होता था कि जो अपराध कर रहा है, जो तुम्हें मार पीट रहा है, भाई से कंप्लेंट करो, है ना। मम्मी तुम्हें पीटे, मम्मी से कंप्लेंट करो, मम्मी का बिगड़ेगा। समझ रहे हो? तो क्या किया गया, विधायिका को और कार्यपालिका को दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब कानून अलग बनेगा और उसको इंप्लीमेंट और अलग करेगा। ठीक है बेटा? एक 12 सदस्यीय विधानमंडल का गठन कर दिया गया। आप जो संसद देख रहे हो वर्तमान समय इसी का आधार है। बंगाल के लिए एक नया पद आया, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का पद आया, लेफ्टिनेंट जनरल का पद के दो उसको, लेफ्टिनेंट जनरल। बंगाल, केवल बंगाल के लिए। क्या था? बंगाल एक विशेष राज्य है शुरू से। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल शुरू से एक विशेष राज्य रहा है। तो यहाँ पे एक नया पद बनाया गया लेफ्टिनेंट के रूप में। ठीक है बेटा? कंपनी के अधिकारियों की भर्ती प्रतियोगिता के माध्यम से की जाएगी। ये भी एक प्रावधान कर दिया गया कि अब कंपनी में अधिकारी जो बनेंगे वो केवल अंग्रेज नहीं होंगे। कौन? कोई भी भारतीय भी हो सकता है, बशर्ते उसको वो अंग्रेजी जो परीक्षा होती है वो परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसके विषय में बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं। ये परीक्षा जो होती थी, ये पहले होती थी केवल इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। अंग्रेजों के लिए एज थी वो बहुत ज़्यादा थी, आप 30 साल तक हो जाए तो अभी दे दो। लेकिन जो भारतीय थे उनके लिए केवल 18 साल थी। 18 साल से पहले पहले दे सकते हो। इतनी कम एज जो बाद में बढ़ा के 21 कर दी जाएगी, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। ये समस्या का विषय था। ठीक है, समझो बेटा?
मतलब इतनी क्राइटेरिया, इतना इतना सीमित कर दिया, 18 साल से पहले पहले देना, मतलब कितना पढ़ना पड़ता होगा सोचो भारतीयों को। उसके बावजूद भारतीय न केवल पढ़े बल्कि अधिकारी भी बने। सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले व्यक्ति थे। तो बेटा बात को समझो आप, भारतीयों में बहुत टैलेंट था शुरू से, कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता। ये बड़ी शानदार घोषणा हुई। इस एक्ट में साफ साफ कह दिया गया कि देखो ऐसा है कि कंपनी ने कर लिया बहुत शासन, जिस चीज के लिए 1773 से हम बात कर रहे हैं, जिस चीज के लिए 1773 से बात कर रहे हैं, वो आके 1853 में तैयार होती है कि अब इन्होंने कह दिया कि भाई देखो कंपनी ने कर लिया बहुत शासन, अब हम 20 साल की तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। हर बार 20 साल बढ़ा देते हैं, हर बार 20 साल बढ़ा देते हैं, अब नहीं, हमारा जिस दिन मन करेगा उस दिन हम कंपनी के शासन को खत्म कर देंगे। कौन कह रहा है? ये ब्रिटेन की संसद कह रही है। ब्रिटेन की संसद ने कहा कि हमारा जिस दिन मन करेगा हम ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर देंगे और अपना अंजा पूरा का पूरा ले लेंगे। यही तो हम चाहते थे, ब्रिटेन की संसद तो यही चाहती थी शुरू से। बात समझ रहे हो? वो 1857 में खत्म कर ही देगी। ठीक, और क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनकी सदस्य पहले कितनी होती थी? 24 होती थी, अब कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 लोग, मैं बताया था 500 अंशधारी वाला 500 पाउंड की राशि होती थी, तो वो 24 से हटाई कितनी कर दी गई? 18। और 18 में भी एक बात कर दी गई कि 18 में से 6 सदस्य ऐसे होंगे जो सीधे सीधे ब्रिटेन के क्राउन, ब्रिटेन के क्राउन मतलब राजा या रानी, उनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। 24 से कितनी कर देंगे? 18। और 18 में से 6 सदस्य ऐसे होंगे जिनको हम नियुक्त करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ब्रिटेन की संसद नियुक्त करेगी, ब्रिटेन का क्राउन नियुक्त करेगा, तो सीधी बात है वो बात भी उसी की मानेंगे और बहुमत भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। 6 में से 2-4 को मिला ही लेंगे अपन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये बातें, इसकी फैक्ट है, इसका प्रभाव क्या पड़ा उस प्रभाव को एक बार देख लेते हैं। प्रभाव ये पड़ा कि विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग होने से भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। सबसे पहले संसद अस्तित्व में कब आ गई? 1853 के चार्टर एक्ट के बाद। दूसरा क्या हुआ? कंपनी का शासन अब ब्रिटिश संसद के पूर्णतः अधीन हो गया। क्यों? व्यापार के अधिकार छीन लिए तुमसे, केवल तुम एक ट्रस्टी के रूप में काम करोगे और तुम्हारे पास अधिकार है नहीं। चाय का व्यापार कर रहे थे वो भी बंद हो गया, व्यापार तो तुम कर ही नहीं सकते ना। सीधी सीधी अब कंपनी के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटेन ने और ये भी कह दिया कि 20 साल के लिए अधिकार अब नहीं, हमारा जब मन करेगा तब भगा देंगे तुमको। ठीक, तो पूरी की पूरी रूप से कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की संसद ने अधिकार कर लिया। क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, क्षेत्र के प्रतिनिधित्व सिद्धांत क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जैसे नगर हैं या आप उनको एक राज्य ले लो, वहां पर जो हैं लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे आप बात करते हो उस टाइम पे जो हुआ थे वायसराय जैसे पद आ गए भारत में, बहुत शब्द शानदार देखने को मिलते हैं आपको, तो ऐसे लोगों का अस्तित्व बढ़ गया और यह अंतिम चार्टर एक्ट था। मैंने अभी आपको बता ही दिया। चार्टर एक्ट अंतिम क्यों है? इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आएगा, इसके बाद आएंगे भारत शासन अधिनियम। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार जरा रिवाइज मार लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्या क्या हुआ? सबसे पहले रिवाइज मारते हैं 1853। 1833 में क्या क्या हुआ? कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों? 53 तक जाएगा। पहला विधि आयोग बन गया, अभी मैंने बताया आपको। चीन और चाय पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा हो, इधर ले लेते हैं। चीन और चाय पर एकाधिकार खत्म हो गया और भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लिख के देना मुझे आंसर, ठीक है? भारत का पहला गवर्नर कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। जो नए हो अगर चैनल पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मैं जानना चाहता हूँ आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। नोट्स बना लिया करो और मुझे कमेंट बोल दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा बेटा। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कम से कम इतना तो कर दिया करो, है ना बेटा? चलो बात करते हैं 53 की। 53 में क्या हुआ? 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ था। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बना था। संसदीय साधारण व्यवस्था का आरंभ हुआ था। सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ और कंपनी के 20 वर्षीय शासन की समाप्ति हो गई। 20 वर्षीय शासन की समाप्ति मतलब अब 20 साल के लिए नहीं मिलेगा। कब खत्म कर देंगे हमें भी नहीं पता, हम तो जब मन करेगा तब खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आए हैं जो एग्जामों में, उनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। हर बच्चे से कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए भैया। 10 मिनट लगते हैं। अगर आपने पढ़ा है, सुना है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। अगर नहीं पढ़ा तो सीधी बात है आप पढ़ ही नहीं रहे, इसका मतलब। ठीक है ना, हम तो बेवकूफ हैं, फिर तो पढ़ा रहे हैं आपको बेमतलब में। तो निम्न में से कौन सा अधिनियम संसदीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? कौन सा एक्ट है बताना मुझे। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853 आए हुए क्वेश्चन है। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है ईस्ट इंडिया, इधर देख लेता हूं, आपके थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा। चलो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार किस एक्ट के तहत खो दिया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिक्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1833। आए हुए क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं आपको, क्योंकि सीधे आएंगे तो समझ में नहीं आएंगे, फिर वहां पे हवाई जहाज में घूमोगे। क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा भारत में सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आप उठा के देख लो किताबों में, कई बार पूछा गया है। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है? चार्टर एक्ट 1993, माफी चाहूंगा वो 1793, 1993 लग गया गलती से मुझसे, 1793 है। चार्टर एक्ट 1813 है, चार्टर एक्ट 1853 है और चार्टर एक्ट 1833 है। आप मुझे आंसर जरूर देना इसका बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। प्रेजेंट मान लूंगा मैं आपकी, आप आए हो, बोलते हैं ना आओ मास्टर साहब, ऐसे। किस माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त हो गई? किस एक्ट द्वारा व्यवसाय खत्म कर दिया गया उसका? 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हम जल्दी ही संविधान सभा तक पहुंच जाएंगे 2 या 3 वीडियो के अंदर, वहां से बहुत एंटरटेनमेंट होगा आपके लिए। कोशिश तो अभी भी कर रहा हूं, हो सकता है आपको बोर करे, पर बेटा ये बुनियाद है, इसके बिना आपको आगे की रूपरेखा समझ में नहीं आएगी। और मैंने कहा था कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो यूपीएससी लेवल पर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, तो इतनी देर तक आप मेरे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है बेटा, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, रेगुलर वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। चलो बेटा, कल मिलते हैं, बाय।